जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको दोबारा वेलकम कहते हैं एक सक्सेस स्टोरी के साथ अगेन। जैसे कि हमारी एक रिवायत चल रही है कि हम बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेकर आ रहे हैं ऑन स्क्रीन और मुतारिफ करा रहे हैं आप लोगों के सामने। और मकसद ये है कि हम ये कॉन्सेप्ट एक मिथ रिजॉल्व करेंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक बहुत ही मुश्किल काम है और आम इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। उस मिथ को रिजॉल्व करने के लिए हम ये सक्सेस स्टोरीज का एक सेशन जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें हमने ये सेशन लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। और ये एजाज अभी तक सिर्फ पैक इस्लामाबाद के पास ही है कि हम लोग मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनवाइट कर चुके हैं और उनसे फिर उनकी सक्सेस स्टोरीज हमने पूछी हैं, देखा है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या रीजंस बनी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आ गए। तो इस हवाले से इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देते जाएं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो है द प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद। अम, आप अगर पैक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैक कहते हैं, पैक इस्लामाबाद की बात करें तो पैक इस्लामाबाद तो 2016 में वजूद में आया। लेकिन ये जो एक इनहेरिटेंस है ये हमने पैक लाहौर से ली, जो कि सिंस 1987 एज एन इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। इससे पहले 1983 में आप कह लें कि गैर एलानिया तरीके से हमारे जो फाउंडर थे इश्तियाक अहमद साहब, उन्होंने इसका आगाज कर दिया था। लेकिन प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन हम 1987 में बने और उसके बाद से वी हैव अचीव्ड वंडर्स। बहुत आप कहें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स अगर सीए की फील्ड में किसी इंस्टीट्यूशन के पास हैं तो वो पैक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट्स की अगर बात की जाए तो वो भी पैक ही के पास है। और उसका अगर काउंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो 43 गोल्ड मेडल्स और 149 मेरिट सर्टिफिकेट्स अभी पैक होल्ड कर रहा है ओवरऑल एज इंस्टीट्यूशन। और अब रिसेंटली, ये तो पैक की बात थी, अब रिसेंटली ही इस कैफ के रिजल्ट में पैक इस्लामाबाद ने भी इस टैली में एक इजाफा कर दिया है और हम भी अब मेरिट सर्टिफिकेट की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का जो कोर्स है, काफ़ी मुश्किल कोर्स समझा जाता है, ड्राई कोर्स समझा जाता है, तो इसमें भी हमने एक मेरिट सर्टिफिकेट अचीव कर लिया। तो ये मुमकिन बिल्कुल नहीं था अगर हमारे साथ एक क्रिएटिव माइंड और एक जिसको कहते हैं एक लीडर मौजूद ना होते यासर साहब की फॉर्म में। कुछ उनकी लीडरशिप और कुछ ऑब्वियसली बच्चों की एफर्ट, टीचर्स की एफर्ट, इन सब का एक कम्बिनेशन बना और इस वजह से फिर हम इस काबिल हुए कि हम एक मेरिट सर्टिफिकेट अर्न करने में कामयाब हुए। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस पहली को मजीद बढ़ाते रहेंगे। देयर विल बी नो लुकिंग बैक। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं जी। मेरा नाम अब्दुल राफे है और मैंने पैक को 2019 में ज्वाइन किया था एज ए कैंपस इंचार्ज रावलपिंडी कैंपस। और अब मैं पैक इस्लामाबाद के साथ एसोसिएटेड हूँ एज वीपी एडमिन एंड सोशल मीडिया। टीचिंग से मैंने बेसिकली पैशन फॉर टीचिंग था, जिस वजह से मैं पैक में आया। और यहाँ पे मैंने देखा कि जितनी एफर्ट से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसी एफर्ट की मुझे तलाश थी। वही मैं देखना चाहता था कि ये टीचिंग को किस लेवल पे लेके जाके ये पुट इन किया जाता है। तो मैं उसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूं और फॉर्चुनेटली फॉर मी कि मुझे एक राह मिल गई। उसको देखते हुए मैंने फिर पैक को ज्वाइन किया। इससे पहले का अगर मैं अपना करियर एक्सप्लेन करूं तो मैं यूफोन से, मैं 14 इयर्स यूफोन में काम करके तो फिर यहाँ पे आया था। मेरा हार्डकोर कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा था। ये तो बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मेरा है, लेकिन आज का जो दिन है वो हमने एलोकेट किया हुआ है यासिर सज्जाद साहब के नाम, जो कि एफसीए भी हैं। और हम बजाय इसके कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं चाहूंगा कि यासिर साहब अपना इंट्रोडक्शन खुद आपसे कराएं और फिर हम इस सेशन को बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहेंगे। इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे साथ साथ और हम कुछ खुद भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो यस सर, वेलकम टू द शो।
कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ताला का शुक्र, सब ठीक ठाक, बिल्कुल खैर खैरियत है, एहसान है अल्लाह पाक का। जी सर, तो आज अ, आपको मदऊ करने का रीजन ये बना कि हम अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो एक जो मिथ क्रिएट की हुई है इंडस्ट्री ने, और हर कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो वो जब वो एफएससी करता है या एफएससी नहीं भी करता, वो एक जब उसका करियर स्टार्ट होता है, वो पढ़ाई की तरफ जाता है, तो उसको लिमिटेड सी फील्ड्स की तरफ लोग लेके चले जाते हैं कि यार आप इंजीनियरिंग कर लें, आप डॉक्टर बन जाए, और किसी फील्ड को एक्सप्लोर ही नहीं करने देते। तो उस मिथ को हम तोड़ना चाहते हैं, और कोई अगर आना भी चाहे इस प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, तो तब भी लोग कहते हैं कि यार ये तो कोई कर ही नहीं सकता, लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन हो नहीं सकते। तो हमारे सामने आपकी मिसाल सामने है कि आप बूढ़े भी नहीं हैं, और माशाल्लाह जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो इस हवाले से ये हम सेशन में आपको मदऊ किया है। सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपका चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, और आप लोग कितने बहन भाई हैं, और आप में से कितने लोग जो है वो इस फील्ड में आने का सोचा, और आए कितने? 3 सवाल हो गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चे और सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और वो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। तो पहली जो आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स, या पहली जो एक पॉजिटिविटी बीइंग अ सीए है, वो यही है कि लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग ये समझते हैं कि इसे करना बहुत मुश्किल है, और जो सीए कर लेता है वो पता नहीं क्या चीज़ होता है। तो ये तो पहला एक प्राइड आप लोगों ने खुद से मुझे दे दिया इसमें, और उसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्राइमरीली मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। बल्कि फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, तहसील है फैसलाबाद की, तहसील सिटी है। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है रकबे के लिहाज से, एग्रीकल्चरल इलाका है। तो प्राइमरीली मेरा ताल्लुक जड़ावाला से है। हमारी फैमिली तो प्राइमरीली, मतलब जो मुझे मेरे बड़े बुजुर्ग बताते रहे हैं कि जलंधर बेस्ड फैमिली थी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुई, तो जलंधर से उन्होंने माइग्रेट किया। और मेरे जो दादा थे वो जड़ावाला में आके सेटल हुए। और फिर वहाँ चूँकि वो एक मेडिकल डॉक्टर थे, मतलब वो ब्रिटिश आर्मी में मेडिकल कोर में थे। उस वक्त ये एमबीबीएस तो शायद नहीं होता था, लेकिन मतलब कोई ऐसे कोर्सेज होते थे जिसके बाद आप एलिजिबल होते थे कि आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कोर्सेज कर लिए थे ड्यूरिंग हिज सर्विस विद आर्मी। तो फिर जब वो बाद में पाकिस्तान आए, तो यहाँ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की, और माशाल्लाह फिर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी ग्रो की। छोटा शहर था, डॉक्टर कम थे। तो ये मुझे बैकग्राउंड मिला। मेरे दादा माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, फिर मेरी दादू भी फाजिल अरबी थी। फाजिल अरबी आप कह सकते हैं कि एमए के बराबर एक कोर्स होता है, जिसमें वो अरबी से रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट पढ़ती हैं। तो हमने जो कुरान भी पढ़ा है बचपन में, वो अपनी दादों से ही पढ़ा है, दादी से पढ़ा है। अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनका इंतकाल हो चुका है। तो हमारी जो सारी कुरानाइजेशन है वो हमारी दादी ने घर में की, फिर मोहल्ले के बच्चे भी आते थे। तो ये इस तरह का माहौल था अल्हम्दुलिल्लाह। पहले शुरू से पढ़ा लिखा सा माहौल था। एग्रीकल्चरल फैमिली हमारी थी नहीं। मेरे दादा ने कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर की थी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी, लेकिन हम बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट कभी भी नहीं रहे। इवन जो मैंने सुना है कि मेरे परदादा और बाकी भी जो लोग थे वो बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन से थे। इंडिया में भी वो टीचर्स थे। तो ये मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। और जड़ामाला से शुरू किया, मैट्रिक जड़ामाला से किया। इस्लामिया स्कूल, गवर्नमेंट का स्कूल था, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जड़ामाला, वहाँ से मैट्रिक किया। फिर जड़ामाला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जड़ामाला से ही एफएससी की। तो ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि मेरी बैकग्राउंड क्या। फादर जो है माशाल्लाह मेरे, वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी रहे। भुट्टो के दौर में वो तहसील लेवल के प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के। और भुट्टो साहब के साथ उनकी कुछ तस्वीर भी हैं जो अभी हमारे पास पड़ी भी हुई हैं। फिर खैर उन्होंने कुछ इख्तलाफात थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, फिर वो किसी पार्टी में नहीं गए। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल मिला, पढ़ने वाला माहौल मिला। घर की तरफ से स्ट्रेस थी कि आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो वो सब अपनी जगह पे था। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिकली हम दो तीन बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर मेरी बहन है, और फिर भाई है। बहन सिस्टर तो हमारी जड़ा वाला ही होती हैं। जो भाई है वो बेसिकली आईटी एक्सपर्ट है। उसकी जो हमारी भाभी हैं वो भी आईटी एक्सपर्ट है।
तो वो लोग स्वीडन में सेटल्ड हैं, स्वीडन के नेशनल हैं, तो इस वक्त तो वो स्वीडन में ही होते हैं। और जैसे होता है कि और वो ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलने मिलाने के लिए आते हैं, तो उनका चक्कर लगता रहता है, तो मुलाकात रहती है, लेकिन बेसिकली वो स्वीडन में ही होते हैं अभी। तो इंट्रोडक्शन ये था बेसिकली, जो हमारी बैकग्राउंड थी थोड़ी सी। बाकी के थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं कि जब एफएससी की हमने, तो उस वक्त हम कुछ हमारा कॉलेज हमारे घर से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था। तो उस वक्त ज़िंदगी में पहली बार वाले साहब ने साइकिल लेके दी थी, तो हम घर से साइकिल पे जाया करते थे अपने कॉलेज। उससे पहले तो स्कूल इतना दूर नहीं था, तो स्कूल तो पैदल ही चले जाते थे, कोई आधा किलोमीटर होगा। तो साइकिल तक नहीं लेके दी गई थी कि नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो। फिर मुझे ये भी याद है कि आजकल के बच्चे तो बहुत से पैसे लेके जाते हैं स्कूल, और बड़े एक्सपेंसेस और खर्चे मर्चे अपनी बहुत सी ख्वाहिशत पूरी करते हैं। हमें पूरे हफ्ते में 2 रुपए मिला करते थे एक दिन, और कहा जाता था कि आज जो याशी करनी है कर लो। तो फिर हम ये किया करते थे कि 1 रुपए का नान होता था उस वक्त, और 1 रुपए की 2 आलू की टिक्कियां मिलती थी, किसी दिन वो खा लेते थे। कभी वहाँ एक सलीम था, मुझे अभी तक याद है, रेडी वाला था, वो दाल बना के लाता था, गरम गरम दाल, और बड़ी कमाल की दाल होती थी। तो उसकी रेडी पे खड़े होकर स्कूल के बाहर गेट पे दाल और नान खाते थे। तो वो ये आशियाँ थी हमारी। इस माहौल में हमने मतलब अपना सारा काम किया। कभी गैर जरूरी पैसे हमें नहीं दिए गए कि नहीं जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। कभी गैर जरूरी हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। ऑल दो कि मतलब जरूरी तौर पर तो गए, मैंने हॉकी भी खेली है। मतलब क्रिकेट का शौक मुझे था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हॉकी मैंने प्रोफेशनल लेवल पे खेली। कॉलेज में भी खेली थी, स्कूल में भी खेली थी। कॉलेज में तो शायद नहीं खेली, स्कूल में खेली थी, और फिर क्लब लेवल पे खेली थी। तो उसके लिए परमिशन थी कि आप जाओ खेलो, लेकिन उसके अलावा इधर उधर घूमने फिरने की कोई परमिशन नहीं थी। तो ये तो बेसिक था हमारा जो बचपन जैसे गुजरा। फिर जब एफएससी कर ली, तो अब सोचना शुरू किया कि अब क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन मुझे ये कभी समझ नहीं आई कि यार इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान और उर्दू में नंबर कैसे लिए जाते हैं। मेरे बहुत से कोलीग थे जो बाकी हर चीज में फारिग थे, लेकिन उर्दू में वो 150 में तो 140 नंबर, 130 नंबर, और मेरे मर मर के 100 110 आते थे। और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उर्दू में और मुतालिया पाकिस्तान में और इस्लामियात में कैसे नंबर लिए जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर होते थे, और मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट था। तो खैर एफएससी कर ली। बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, फर्स्ट डिवीजन बड़ी मुश्किल से बनी, तो सर बना ये ली। फिर सोचना शुरू। सॉरी टू जी कट, सर एफएससी आपने की प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग? प्री इंजीनियरिंग में की थी मैंने। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मैथमेटिक्स शुरू से ही पसंद था। हम्म। और फिर ये हुआ कि एफएससी में हमें माशाल्लाह एक टीचर बहुत अच्छे मिल गए, सरवत साहब होते हैं, अभी वो रिटायर्ड हैं, लेकिन जड़ावाला में होते हैं, हमसे कभी कभी मुलाकात होती है। तो कॉलेज में हमें वो टीचर मिले। अब उनकी आदत ये थी कि जनाब उन्होंने क्लास में आना है, उन्होंने बुक खोलनी है और क्वेश्चन करना शुरू कर देने हैं। तकरीबन 95% क्वेश्चन जो बुक में होते थे वो करवाते थे, बोर्ड पे करवाते थे, और पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहे होते थे। मतलब वो लिखते चले जाते थे, बोलते कम थे, बोलते थे लेकिन मतलब टीचर को एड्रेस, स्टूडेंट को एड्रेस नहीं करते थे। बस वो बोल रहे होते थे आहिस्ता आहिस्ता और लिख रहे होते थे, और स्टूडेंट हम सब उनका नोट कर रहे होते थे। अब उनका ये था कि अगर आपने हमसे कोई क्वेश्चन कर लिया है, तो बस उनका पारा चढ़ जाता था। फिर वो आपकी जो क्लास होती थी, फिर आप आइंदा कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। लेकिन उनका स्टाइल ऐसा था, वो इतना वो डिटेल से क्वेश्चन लिखते थे कि उनकी एक्सप्लेनेशन ही आपको समझ आ जाती थी। तो उन्होंने तकरीबन 95% जो क्वेश्चन थे या बुक थी, वो तो वैसे ही हमें व्हाइट बोर्ड पे करवा दी थी। और जिस तरह वो एक्सप्लेन करते थे, बहरहाल वो बहुत अच्छा तरीका था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो वहां से भी मेरा काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ मैथमेटिक्स में। उसका फायदा ये हुआ कि जब एफएससी का एग्जाम दिया, तो आउट ऑफ 200 मेरे 178 मार्क्स थे। और अभी इसमें मुझे आज तक याद है कि आप बच्चों ने जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है उन्हें याद होगा, बाइनोमियल थ्योरम होता है हमारा, बाइनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ आता था, -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि इसका प्रूफ लिखने। वो प्रूफ भी वो जो होता है स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है उससे निकलता है, और मैंने ठीक ठाक तरीके से किया हुआ था। खैर मैंने वो करना शुरू किया, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो वो कुछ का कुछ बन गया, और मुझे वहीं पे अंदाजा हो गया कि तो मैं गलत कर गया हूँ। लेकिन मैं इतना ज्यादा उस वक्त थक गया था, मुझे आज तक याद है कि मैंने कहा लानत भेजो, बस अब जो हो गया। हालांकि अभी 10-15 मिनट बाकी थे पेपर के, मैंने छोड़ा और वापस आ निकल आया। तो अगर मैं वो क्वेश्चन भी कर लेता तो हो सकता है 190 प्लस मेरे मार्क्स होते। तो बहरहाल ये तो जनरल सी बात है। तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, स्कूल पे कॉलेज जाते थे। खैर ऐसी कर ली, और फिर अंदाजा हो गया कि जनाब जनाब उतने नंबर जितने बच्चों के नंबर आते हैं और वो मेरिट पे जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो वो तो मेरे नहीं आने लगे, क्योंकि उर्दू और इस्लामिया तो मुझे हमेशा लेके बैठ जाएगी। तो उस वक्त सोचना शुरू किया कि यार इंजीनियरिंग यहाँ से तो नहीं हो सकती।
तो क्या किया जाए। तो फिर एक मेरा कज़न था, वो उस वक्त डी.कॉम कर रहा था, डिप्लोमा इन कॉमर्स होता था जो आई.कॉम के इक्विवेलेंट होता है, सी.कॉम और डी.कॉम। तो उसने मुझे बड़ा इंक्लाइन किया कि यार एक चीज़ कोई सीए भी होती है तो उसे देखो, तो ये करो तो बड़ा अच्छा है, आओ बी.कॉम करते हैं। उसने इस चक्कर में मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की। अब नज़र तो मुझे भी आ रहा था कि अगर मैंने ये ना किया तो बीएससी करूँ, सॉरी, और अगर बीएससी ना की, बीएससी कर ली तो फिर एमएससी करूंगा, एमएससी कर ली तो फिर मैं पीएचडी करूंगा, तो ये तो बड़ा लंबा चक्कर है। तो व्हाई नॉट कि कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जिसका लेवल भी बहुत अच्छा हो और जो मजेदार चीज हो। तो फिर जब उसने सीए का बताया तो मैंने बड़ी सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन की दाएं बाएं से, किसी को आता ही कुछ नहीं था। हमारे पूरी फैमिली में सिर्फ एक हमारे साहब थे जिन्होंने बीकॉम किया था और वो जॉब पे चले गए थे। कॉमर्स में दूर दूर तक कोई साहब नहीं थे, इवन एमबीए भी शायद कोई नहीं था। तो फैमिली में तो कुछ किसी को पता ही नहीं था कि सीए क्या होता है। बाहर से पूछा, मुझे ये पता चला कि बड़ी मुश्किल डिग्री होती है लेकिन बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये जो मुश्किल का वर्ड था, मैंने तो उसे चैलेंज बना लिया कि बस मुश्किल है तो बस फिर करके देखते हैं। ये बस इतनी सी इन्वेस्टिगेशन की, बीकॉम शुरू कर दिया। फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं दूर पार के एक अजीज से, वो घी कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान होती थी उस वक्त, उसमें बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, वो क्वालिफाइड सीए थे, पुराने वक्तों में सीए किया था। उनसे कहीं गपशप हो गई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल करो, बहुत अच्छी चीज़ है। बस इतना सा नॉलेज था सीए का और सोच लिया कि सीए करना है, तो बस फिर सीए करने के लिए बीकॉम शुरू किया। तो फिर बीकॉम में मुझे याद है कि फैसलाबाद जो सिटी है वहाँ पे हमारा कॉलेज था, जड़ावाला में तो बीकॉम था नहीं। तो जड़ावाला से फैसलाबाद है कोई तकरीबन 35-36 किलोमीटर। तो रोज बस पे बैठ के फैसलाबाद जाते थे सुबह, दोपहर को क्लासेस लेके वापस आते थे। कभी बस की छत पे बैठ के जाते थे, कभी अंदर खड़े होते थे, कभी लटक के जाते थे, जैसे भी मौका मिलता था। तो खैर वो बड़ा अच्छा दौर था। वो बीकॉम पूरा किया, बीकॉम के बाद फिर सीए का प्रोसेस आ गया। फिर पहले एसीएमए में एडमिशन ले लिया कि वो अच्छी फर्म नहीं मिल रही थी। उस वक्त वैसे भी जो हमारा सीए होता था वो बैचलर्स के बाद होता था, ये एफएससी वाला मॉड्यूल उस वक्त था ही नहीं। तो बैचलर्स करना लाजमी था, वो कर लिया। फिर सीए में फर्म ढूंढने के चक्कर में नहीं मिल रही थी, एसीएमए ज्वाइन कर लिया, 1 साल गुजर गया। 1 साल में एसीएमए के भी 2 पार्ट्स कर लिए, लेकिन फिर एक सीए की एक फर्म मिल गई मुनासिब सी। तो पहले तो सोचा कि एसीएमए पूरा कर लें, फिर वाले साहब ने कहा नहीं, अब तुमने सीए का सोचा था तो टाइम क्यों ज़ाया करते हो, सीए शुरू करो। तो फिर वो एसीएमए बीच में छोड़ा और सीए शुरू कर लिया। फिर वो चल सो चल होते 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 अल्हम्दुलिल्लाह सीए भी हो गया। तो ये सारी कहानी थी कि आपने ये पूछा था कि जनाब कहाँ से ताल्लुक़ है, हिस्ट्री क्या है, और फिर आपने सिबलिंग्स का पूछा था, फिर आपने पूछा कि बाकी मतलब सीए में कैसे आए। तो बस ये जवाब है। मेरे ज़हन में तो यही कुछ है। अब मेरे ख्याल है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी सर, अगला क्वेश्चन वो वापस मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब आप मैट्रिक और एफएससी कर रहे थे तो आपने बताया कि आपने जड़ावाला की तहसील यानी जड़ावाला से ही बेसिकली आपने किया, तो वहाँ पे सर मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था? और टीचर्स के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था सर? बेसिकली ये था कि जब हम बचपन में थे, तकरीबन मैं कोई 3-4 साल का था, 4-5 साल का, तो मेरे फादर की कोई जॉब थी अलजायर में, एक इस्लामिक कंट्री है अफ्रीका का। वो एज ए टीचर वहाँ गए थे, तो अलजायर में वो थे, तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए हमें बुला लिया। तो हम अलजायर चले गए उनके पास। तकरीबन कोई 1.5 साल, 1.5 पौने 2 साल हम अलजायर में रहे थे। क्योंकि वो अरब कंट्री था, वहाँ मीडियम जो सारा वो अरेबिक ही था ज़्यादातर, कोई इतना डेवलप कंट्री भी नहीं था। तो वहाँ तो जो हमारी वालदा हैं, जो अम्मी हैं, वो घर पे ही पढ़ाती रहीं। फिर 1.5-2 साल बाद जब वापस आए तो फिर हमने मेरा ख्याल है 2-3 साल तक, 7-8 साल की एज में वापस आए। तो फिर हुआ ये कि दोबारा एडमिशन लिया। अब जड़वाना छोटा शहर था, उसमें इतना कंपटीशन भी नहीं था स्कूलिंग में, पढ़ने वाले बच्चे थे हम, तो हमें एडमिशन तो मिल गया। वहाँ एक प्राइवेट स्कूल है, अल रज़ा किंडरगार्टन स्कूल, तो वहाँ एडमिशन ले लिया। 5वीं क्लास तो वहाँ से की। उसके बाद फिर कोई ये मसला आ गया कि आगे बोर्ड के एग्जाम है, तो ये है तो वो है, तो गवर्नमेंट के मसले होते हैं, तो फिर पकड़ दकड़ के मुझे करवा दिया गया वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। तो बहुत थोड़ा अरसा था, तो फिर घर वालों को भी अंदाजा हो गया कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, तो छुड़वा लिया उन्होंने। लेकिन ये है कि वो थोड़े से अरसे के लिए, फिर ये है कि मैं नीचे टाट पे भी बैठा हूँ, ज़मीन पे बैठ के भी क्लासेस ली हैं। वो तो प्राइमरी स्कूल का कल्चर होता है। तो वो उसमें किया। तो खैर जो बच्चे उस वक्त, वो 5वीं के बाद उस वक्त इंग्लिश पढ़ाना शुरू की जाती थी, छठी में इंग्लिश पढ़ाना शुरू की जाती थी, और हम 5वीं तक अच्छी वाली इंग्लिश पढ़ चुके थे, तो हम बड़े नवाब थे वहाँ पे उस मतलब स्कूल में कि हमें बहुत इंग्लिश आती है। खैर वो कुछ अर्सा पढ़ा, वो चीज़ें पूरी की। तो उसके बाद फिर 5वीं क्लास के बाद वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल था, उसमें चले गए। 5वीं से 8वीं तक वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, वहाँ भी ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ा, डेस्क पे बैठ के भी पढ़ा।
पढ़ा, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल था, जो भी हम गवर्नमेंट स्कूल का कल्चर होता है। ऑल्दो कि हम ये नहीं कहूँगा कि जैसे गांव के स्कूल होते हैं कि बिल्कुल ही बेचारे फारिग होते हैं, जैसे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गांव पे तवज्जो ही नहीं है लोगों की, वैसा तो नहीं था। बहुत बड़ा स्कूल था माशाल्लाह, और टीचर बहुत अच्छे थे। और लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट ज़ाहिर है कि कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ा और डेस्कों पे बैठ के भी पढ़ा। फिर 9th और 10th मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से की थी, वो भी गवर्नमेंट का ही स्कूल था। तो मीडियम बेसिकली आप कह सकते हैं कि सारा उर्दू ही था, इंग्लिश नहीं था। 10th मैंने उर्दू मीडियम से किया, उसमें हम याद है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स ये हम पढ़ा करते थे मैट्रिक में। तो सब के सब उर्दू में थी किताबें हमारी, हमने सब कुछ उर्दू में किया। एफएससी में आके पहली बार हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बनी, जो नंबर भी नहीं आए। और फिर अल्टीमेटली मैंने सोचा कि मतलब मैं एफएससी में नंबर नहीं ले सकता। उसकी मेन रीजन भी यही थी कि हमने पहली बार इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम जो देखा है वो एफएससी में देखा था बेसिकली। तो ये बैकग्राउंड था हमारा स्कूलिंग का। अच्छा सर, स्कूल के बाद हम आ जाते हैं एसीएम में। बीकॉम, आपने बीकॉम का सोचा और फिर आपने ले लिया एडमिशन, लेकिन एसीएम में, एसीएम में कितना डिफिकल्टी हुई ये मीडियम की वजह से? एसीएमए में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले बीकॉम हम कर चुके थे ना, बीकॉम इंग्लिश में था सर। तो बीकॉम के बाद एसीएमए शुरू किया था। एफएससी भी कर चुके थे, मतलब एफएससी के 2 साल, बीकॉम के तकरीबन 3 साल लग गए थे। यूनिवर्सिटी रूटीन में ही 2 की जगह 3 साल डिग्री में लगा देती थी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो 5 साल हम पढ़ चुके थे इंग्लिश मीडियम में, तो वो फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एसीएमए में। बल्कि एफएससी में भी आखिर में आके प्रॉब्लम नहीं रही थी, मतलब इंग्लिश पढ़ने की आदत हो गई थी, तो एफएससी उतनी देर में पूरी हो गई। तो बीकॉम में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। राइट। लेकिन फिर ये है कि एसीएमए में तो खास प्रॉब्लम नहीं हुई, एसीएमए तो ठीक ही उतर गया। सही। अच्छा सर, इसके बाद हम आ जाते हैं आपके सीए वाले सिलसिले के ऊपर कि आपने सीए में एडमिशन लेना था। तो अब उस वक्त आप बता रहे थे कि फर्म को ढूंढना लाजमी था, फर्म नहीं मिल रही थी आपको, तो ये क्या सिनेरियो था सर, फर्म क्यों ढूंढनी जरूरी? उस वक्त ऐसा था कि उस वक्त ये एफएससी वाला चक्कर तो था नहीं। अब ये तो होता नहीं था कि पहले आपने जी एएफसी या कैफ कर लिया और इसके बाद आप फर्म ढूंढ रहे हैं, या कोई आपने कोई क्वालिफिकेशन, कोई पार्शियल क्वालिफिकेशन की है सीए में, फिर फर्म में आ रहे हैं। उस वक्त होगा कि आपने बैचलर डिग्री ली है और आपने आर्टिकल्स करनी है। अब आर्टिकल में जो बच्चा आ रहा है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस का, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का था, जो कि मतलब बैचलर डिग्री लेके आ रहा था। तो उस वक्त ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि फर्म्स के पास कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ये बच्चा मतलब कैफ करके आ रहा है और उसने पहली टर्म में कैफ किया पूरा, या फलां बैच का कैफ है ये। तो वो कोई क्राइटेरिया सा बनता नहीं था कि कौन सा बच्चा बहुत क्विकली क्वालिफाई करके आ रहा है और कौन सा बच्चा जरा रुक के आ रहा है। उस वक्त तो सब एक ही था कि बस ये बैचलर डिग्री ली और ये आर्टिकल्स के लिए आ गया। तो उस वक्त इसमें रेफरेंस बहुत ज्यादा चलता था। मतलब अगर आपका रेफरेंस है तो आपको फर्ग्यूसन भी मिल जाती थी, आपका रेफरेंस नहीं है तो जो छोटी फर्म्स हैं वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाती थी अगर उनके पास सीट नहीं है। तो ये मसला था। दूसरा, मेरा कोई खास रेफरेंस भी नहीं था, मीडियोकर फैमिली के थे, जड़ा वाला बेस थे, बड़े शहरों में कोई हमारी इतनी बेस नहीं थी। तो जाहिर है कि जो ढूंढना पड़ा वो सब ढूंढना पड़ा, खुद से नहीं मिली। या खुद भी मतलब हमने ट्राई नहीं की। फिर अबू के दोस्त थे, वो कराची थे और बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, बैंकर्स इक्विटी गवर्नमेंट का बैंक था उसमें। उन्हें अबू ने कहा, तो उन्होंने फिर कराची बेस्ड एक फर्म ढूंढी, वो मुझे बताई। फिर उन्होंने अपने उस फर्म ने अपने लाहौर ऑफिस में बात की, तो उनके लाहौर ऑफिस में फिर मेरी आर्टिकल्स हुई थी। फिर वाले साहब ने भी कहा कि फर्गूसन और बड़ी फर्म का चक्कर छोड़ो, जो तुम्हें मिल रही है ऐसे करो। तो बस हमारी फैमिली भी बड़ी कंटेंटेड सी फैमिली थी कि वो इन चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ते थे। हालांकि हमारे जड़ा वाला के एक दो अबू के दोस्त ही थे, उन्होंने अबू को कहा भी था कि मेरा जो कजन है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और लाहौर में बैठा है, तो मैं उससे बात करता हूँ, वो फर्गूसन में बात करता है तो कुछ हो जाएगा। लेकिन अबू ने कहा नहीं भाई, हम किसी का एहसान क्यों लें। तो मुझे कहा जी हम कोई एहसान नहीं लेते, बस तुम्हें जो मिल रही है, जो दोस्त से मेरी बात हुई है बस करो। तो बस उस चक्कर में फिर जो फर्म मिली वो ज्वाइन कर ली। उस वक्त ये मसला एक्चुअली था, कंपटीशन जो था ना वो डिफरेंट तरह का था। उसमें मतलब आपकी बेस कोई नहीं होती थी, आपने बैचलर्स किया तो यू आर एलिजिबल और आर्टिकलशिप। और बैचलर तो हजारों होते थे, बहुत से लोग अप्लाई करते थे। फिर फर्म को जो सूट करते थे और जिसमें कोई रेफरेंस होता था वो उन्हें उठा लेते थे। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आई थी उस वक्त। अच्छा सर, फिर जब आगे चलें और आपने सीए की जर्नी स्टार्ट कर ली, तो अब के मुकाबले में कितना डिफिकल्ट था उस वक्त का सीए, सब्जेक्ट के कंटेंट के हवाले से भी और पढ़ाई के हवाले से? उस वक्त अब की निस्बत ज़्यादा टफ था, लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त हमारा वो दौर शुरू हो चुका था सीए का कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते थे कि रीडिंग मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है।
मुझसे जो सीनियर्स थे, मुझसे कोई 4-5 साल पहले तक के जो लोग थे, उन्हें तो ये मतलब सीवियर प्रॉब्लम थी कि आई कैप उन्हें सिलेबस तो देता था लेकिन बुक्स रिकमेंड करता था कि जी फलां ऑथर की फलां बुक पढ़ लें और ये करने, वो लिस्ट ऑफ बुक्स आपको दे देता था और अब आपने खुद फैसला करना होता था कि मैं कौन सी बुक मुश्किल है, कौन सी आसान है और किस में से क्या पढ़ूं, एक टॉपिक एक बुक में से पढ़ूं या सारे टॉपिक एक ही बुक से पढ़ूं, तो ये आपका फैसला होता था। आई कैप जस्ट आपको रिकमेंड कर देता था कि जनाब टी लूसी की जो है ना कम्युनिकेशन की बुक बहुत अच्छी है। मतलब वो 6-7 बुक्स की आपकी लिस्ट देते थे तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की, और आपको कहता था बस इसमें से आप देख सकते हैं, लेकिन वो आपको ये गारंटी नहीं देता था कि इसी के अंदर से पेपर भी बनेगा। तो ये एक दौर बहुत पहले का था, हमने भी वो देखा है। तो ये तो मसला था थोड़ा सा, और उस वक्त भी आई कैप के स्टडी टेक्स्ट भी नहीं आए थे, तो हमने भी वही बुक्स उठाई हैं। हमसे पहले तो लोगों को इतना भी नहीं पता था, बात का बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती थी, तो मुझसे जो सीनियर है वो तो काफी मुश्किल से उन्होंने मुश्किल हालात में सीए कंप्लीट किया था, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ अपने सीनियर्स को कि वो तो वाकई लेजेंड्स थे। हमें कम से कम हमारे दौर में बुक्स की लिस्ट आ जाती थी और हम बुक्स उनमें से जो अपने सीनियर से पूछ पाछ के हम थोड़ी सी बुक्स हम इकट्ठी कर लेते थे और हम खरीद लेते थे और हम उन बुक्स के हिसाब से फिर तैयारी भी कर लेते थे। तो ये तो इतना मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल मसला तो था कि स्टडी टेक्स्ट तो नहीं था, सारा सिलेबस एक ही बुक में तो नहीं नजर आता था, तो सिलेबस के हिसाब से बुक के अंदर चीजें ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन बहरहाल कर लेते थे, कुछ हमें नोट्स भी मिल जाते थे। फिर फॉर्चुनेटली उस वक्त पैक शुरू हो चुका था, इशफाक साहब जिंदा थे। मुझे याद है जब हमने अपना आर्टिकल शुरू किए, आर्टिकल नहीं सॉरी, जब सीए शुरू किया, आर्टिकल ही मतलब आर्टिकल के साथ ही सीए शुरू हुआ था, मेरा मेरा पहला पेपर भी आर्टिकल के दौरान ही हुआ था। तो इशफाक साहब उस वक्त जिंदा थे, तो हमने इशफाक साहब को मैंने बल्कि देखा भी है, शायद मुझे याद पड़ता है। तो हमने पैक ज्वाइन कर लिया था। उस वक्त दूसरे कॉलेज थे, नवीद साहब हैं, नवीद हसन सैयद साहब हैं, कैप्स के नाम से उनका कॉलेज है लाहौर में। वो मेरे बहुत ही प्यारे टीचर हैं, आज भी कभी कभी उनसे बात होती है और मैं दिल से उनका रिगार्ड करता हूँ। उनके कैप्स में भी मैंने कुछ क्लासेस पढ़ी, लेकिन ये है कि जो उस वक्त होता था सीए फाउंडेशन, मतलब होता था FE1 और FE2 और फिर प्रोफेशनल 1 और प्रोफेशनल 2, चार ही पार्ट थे हमारे। FE1 और FE2 जो है, जो कि मैं बीकॉमर था, तो FE1 FE2 तो तकरीबन 100% मैंने खुद ही तैयारी की थी घर पे ही, बगैर क्लासेस लिए मैंने तैयारी की। और बहुत लेट तो नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन मतलब 4 अटेम्प्ट्स मुझे लगी थी, लगनी 2 चाहिए थी, तो 4 अटेम्प्ट्स में मैंने 4 या 5 लगी थी, तो मैंने कैफ ए जो है फाउंडेशन 1 और 2 मैंने क्वालिफाई कर लिया था। आप ये कह सकते हैं कि AFC प्लस कैफ को मिलाएं तो वो फाउंडेशन बनता था, 1 2 दोनों। तो वो मैंने कर लिए थे, तो मैंने पहली बार ज्वाइन किया था फाइनल में, सीए फाइनल प्रोफेशनल 1 और 2 में। मैंने कैफ्स में भी पढ़ा नवीद साहब के पास भी, और मैंने पैक में भी पढ़ा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड कि मैं कैफ्स की भी एलुमनी में हूँ और मैं पैक की एलुमनी में भी हूँ। तो उस वक्त क्लासेस ली थी। उस वक्त एक प्रॉब्लम ये आती थी जो FE1 FE2 में भी थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो आजकल के बच्चों को नहीं है, वो ये था कि से फॉर एग्जांपल कैट में अगर 4 पेपर हैं तो आपने चारों पेपर एक साथ देने हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 पेपर दे दें और 2 छोड़ दें और 2 पास कर लें फिर 2 अगली बार दे दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। आपने हर सूरत चारों पेपर देने हैं, और अगर 4 पेपर में से 3 पेपर में A ग्रेड आया है और चौथे में R आया है, मतलब रेफरल जिसे कहते हैं आजकल भी, तो मतलब बहुत 1-2 नंबरों से आप रह गए हैं, तो वो आपको फेल नहीं करता था, आपको R कर देता था। तो 3 पेपर तो पास हैं, और जिसमें R आया है उसके लिए आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलती थी, तो अगली 2 अटेम्प्ट्स में आपने R वाले पेपर को पास करना होता था। तो अगर खुदा ना खास्ता आपने 2 अटेम्प्ट गुजार दी और वो R वाला पास नहीं हुआ, तो आपके जो 3 पेपर पास थे वो भी दोबारा कैंसिल हो जाते थे और आपने दोबारा चारों पेपर देने होते थे। ये था। फिर ये भी था कि अगर 4 पेपर दिए हैं, उसमें से 3 पेपर में A ग्रेड आया है और चौथे में B आ गया है, R नहीं B आया है, तब भी आपको चारों पेपर देने हैं। तो ये ऑप्शन सिर्फ एक ही थी कि आप 3 पेपर तो बहुत अच्छे पास करें और चौथे पेपर में जस्ट मार्जिनल आप फेल हो तो आपको वो 2 अटेम्प्ट्स दे देता था। अदरवाइज तो अगर आपने 3 में A लिए और एक में आपने B ले लिया, या 2 में A लिया 2 में B लिया, जैसे भी है, मतलब एक B भी आ गया तो बस आपके सारे पेपर उड़ गए और आपने सब के सब पेपर दोबारा देने हैं। तो ये बड़ा अजाब होता था। हम दोस्तों में अक्सर ये होता था कि इस बार 4 पेपर दिए हैं, पहले 3 में A है, चौथे में B है, सब उड़ गए। अगली बार फिर दिए हैं, वो जिनमें A था उसमें B आ गया, जिसमें B था उसमें A आ गया, फिर उड़ गए। तो ये चीज बहुत अजाब थी, और उस वक्त ये बाकी इतनी बड़ी टेंशन थी कि बहुत से लोग सीए इसी चक्कर में छोड़ जाते थे कि यार एक पेपर पास होता है तो दूसरा रह जाता है, तो समझ ही नहीं आती कि आई कैप कर क्या रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला था जो आजकल के बच्चों को नहीं है। आजकल के बच्चों को स्टडी टेक्स्ट अवेलेबल है, इन्हें पास पेपर्स अवेलेबल है, इनके सोल्यूशन अवेलेबल है। फिर ये वाला मसला जो सबसे बड़ा अजाब था ये नहीं है। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि सीए बहुत आसान हो गया, सीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो खौफ है अभी खत्म होना चाहिए। सीए
क्वालिटी की एजुकेशन है जिसमें आपको वो खामखा कभी पास नहीं करता, इसके रिजल्ट्स में 2 नंबरी कभी नहीं चलती, इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको पास करता है। लेकिन आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना कुछ मटेरियल है, इतने आपको टीचर्स अवेलेबल हैं, इतने आपको कॉलेजेस अवेलेबल हैं कि अगर आप अभी भी पास नहीं करते तो फिर आप अपने अपना एनालिसिस करें कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे लैग कर रहे हैं। फिर ये सिर्फ सीए का मसला नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में आपकी अप्रोच का मसला है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो एक रीज़न ये हो सकती है कि आपकी इंक्लिनेशन ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती आ गए हैं जबकि आपका इंटरेस्ट कहीं और पे है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो मेरा ख्याल अब सीए पास हो जाना चाहिए, और ये जो मिथ है कि सीए बहुत मुश्किल होता है, पास नहीं होता, अब ये ख़त्म होनी चाहिए। जी अब्दुल हाफिज साहब। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और चीज़ सर जो इधर ही बीच में आती है, वो ये कि सर सीए में आप आ तो गए, लेकिन और आपने ये बताया कि आपके दोस्त ने आपको बताया कि जी बीकॉम की तरफ जाओ या डीकॉम की तरफ जाओ या एसीएमए की तरफ जाओ, तो आपके पेरेंट्स का क्या रुझान था? उन्होंने इसको निगेट नहीं किया कि किधर जा रहे हो भाई, इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहे हो या बाकी फील्ड क्यों छोड़ रहे हो? पेरेंट्स का क्या जी इसमें? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल हुआ था, ये मैं थोड़ा सा भूल भी गया था बात को। बहुत ज़्यादा निगेट तो नहीं किया, वो तो हमें हमेशा ऐसी इन्वायरमेंट मिली कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है करो। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सख्त असूल नहीं था कि तुम्हें हर सूरत इंजीनियर बनना है। लेकिन ये है कि एक तो पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि सीए क्या होता है और कॉमर्स की फील्ड है क्या। उस वक्त वही ट्रेंड था जो सारी दुनिया में अभी भी है किसी हद तक, कि जी या डॉक्टर या इंजीनियर, दो ही सब लोगों के जहन में थे। हो सकता है एमबीए का कल्चर भी अभी नहीं आया था, तो डॉक्टर इंजीनियर दो ही फील्ड थे। तो जब इंजीनियरिंग में थे और नंबर नहीं आए और मैंने कहा, घर में बताया कि मैं तो बीकॉम करना चाह रहा हूँ, तो लोगों को तो पता ही नहीं था, पेरेंट्स को भी और किसी को, कि ये बीकॉम क्या होता है। बीकॉम का तो खैर फिर भी आइडिया था, लेकिन वो जो समझते थे जैसे बी ग्रेड किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं होती, एक बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं जा रहा तो वो बेचारा बीएससी छोड़ के बीए में चला जाता है। तो जनरली यही समझा जाता है कि बीएससी छोड़ के बीए में आया तो इसका मतलब है बीएससी इसके बस की बात नहीं थी। तो बीकॉम उस सेंस में लिया जाता था कि बीकॉम वही करते हैं जो बेचारा बीएससी वगैरह नहीं कर सकते। तो जब मैंने कहा कि मैंने बीकॉम करना है, तो अब्बू ने कुछ कहा तो नहीं, मतलब डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने वालदा को इधर उधर कहा कि यार देखो, अच्छी वाली साइंस पढ़ रहा है, जो बीकॉम करने जा रहा है, तो क्या करना चाह रहा है। मतलब उन्हें पसंद नहीं आया कि मैं बीकॉम में जा रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं डिटरमेंट था, मेरा मकसद बीकॉम था ही नहीं। मुझे आज तक याद है कि बीकॉम मैंने किया ही सीए के लिए था। ऑल्दो कि आज मैं अपने बच्चों को जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें कुछ और एडवाइस करूंगा बीकॉम के बजाय, और अभी मैं आपको बात भी करूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे आज तक याद है कि बीकॉम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बीकॉम मैंने सिर्फ और सिर्फ सीए का सोच के किया था कि सीए की एक बेस बन जाएगी। तो वालिद साहब, मुझे फील हुआ था, पता चला था कि उन्होंने थोड़ा सा बुरा तो उन्हें लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। ये उनकी बहुत बड़ी एक अजमत कह लें, जो उनकी टॉलरेंस थी। उन्होंने रोका नहीं। फिर मैंने बीकॉम किया, फिर बीकॉम के बाद मैंने सीए किया, और आज वालिद साहब माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो कहीं भी बैठते हैं। सर आपको आवाज आ रही? तो इतने फख्र से वो जी अब्दुल हाफिज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब्दुल हाफिज साहब, आई थिंक मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही। मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं फिर अपना कंटिन्यू करूं। हेलो अब्दुल हाफिज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओ, म्यूट हो गया हुआ था सर। अब आपको आवाज आ रही? जी, मैं बोल सकता हूं, फिर आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, वहां से शुरू करें। जब आपने ये बताया कि आपके फादर जो हैं वो जब लोगों में बैठते हैं, तो फिर उनकी क्या फीलिंग होती है अब? जी 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 जी।
तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब मैंने फिर बीकॉम किया और उसमें मुझे आज तक याद है कि वालिद साहब खुश नहीं थे, बहुत बड़ा रिस्क था कि मैं खुदा ना खासा कुछ ना कर सकता, तो शायद सारी उम्र में थोड़ा पछतावा रहता है कि मैं अपने वालिदैन की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका। लेकिन आज जब वालिद साहब मेरे साथ होते हैं, कहीं बात होती है, तो जितने फ़ख्र से वो बात करते हैं, जितनी खुशी उनके चेहरे पे होती है, और जिस तरह लोग मुझे फीडबैक देते हैं, इतना मुतासिर, मतलब इतना इंस्पायरिंग किस्म के उनके फीडबैक्स होते हैं लोगों के, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है कि सीए चैनल हो गया, वो तो अल्लाह पाक का एहसान है। लेकिन एक खुशी ये होती है कि मेरे वालिद साहब इतना खुश हैं और कितने प्राइड से वो जिक्र करते हैं, तो फिर मुझे मतलब अपने आप पे भी एक फ़ख्र कह लें या खुशी होती है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया था कि जो ना सिर्फ मेरे लिए बेहतर था, बल्कि मतलब मैंने अपनी फैमिली को भी एक बड़ी प्रेस्टीज दी और वालिद साहब को इतनी खुशी दी है। तो माशाल्लाह जब उनका जो वालिद साहब के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ज़िक्र करते हैं, वो सबसे बड़ी खुशी होती है मेरे लिए। तो आज तो वो है, लेकिन उस वक़्त आपकी बात मैं दोबारा वही एग्री करूँगा कि उस दौर में एक टाइम ऐसा आया था कुछ देर के लिए कि वालिद साहब ये कह रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है? ये क्या करना चाह रहा है? तो वो थोड़ी-सी ऐसी चीज़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पहुँचा दिया कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेमानी हैं, और अब आज जो हम हैं, इस पे हर बंदा फ़ख्र करता है। शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन-भाई सब मतलब बड़े प्राइड से बात करते हैं, मेरे दोस्त, इवन मेरे कलीग्स, और बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ। अल्लाह पाक का एहसान है। बिल्कुल सर, हम भी फ़ख्र करते हैं कि आप हमारे लीडर हैं यहाँ पर, और हमारे लिए बिल्कुल बात फ़ख्र से कम नहीं। अच्छा सर, आगे एक और सवाल कि अब सीए में तो आ गए सर, अब सीए का के बारे में ये भी मिथ है, मिथ भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि ये एक नोन चीज़ है कि सीए बगैर फेलियर के तो नहीं हो सकता। आप सीए में आ गए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको फेलियर देखना पड़ता है, चाहे वो इनिशियल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनल लेवल में हो। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ कि आपने फेलियर देखा? जी। अच्छा देखिए, मैं इसमें पहले तो एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, वो ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में फेल्योर नहीं मिली या कोई बड़ी फेल्योर नहीं मिली, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को असेस करें कि आप ठीक नहीं जा रहे। मैं इसमें थोड़ा-सा बिलीव करता हूँ। मैं जब हिस्ट्री में देखता हूँ, अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ, इमाम अली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखता हूँ, बहुत बड़े-बड़े लोग जो दुनिया में गुज़रे हैं, उन्हें देखता हूँ, तो मुझे कहीं भी दुनिया के लिहाज़ से, दुनियावी लिहाज़ से मैं कह रहा हूँ, मुझे मुसलसल सक्सेस कहीं भी नज़र नहीं आई। बल्कि मुझे शदीद मुश्किलात नज़र आईं कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताइफ में क्या सलूक किया गया, जब वो तबलीग पे थे, उन्हें क्या-क्या तकलीफ़ें दी गईं, किस-किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी। वो उन्होंने अपने वालिद को देखा ही नहीं, अपनी वालदा को उन्होंने देखा और बहुत कम अरसा रहे। फिर अपने अब दादा की उन्होंने वफ़ात का गम देखा, और फिर मतलब उनकी ज़िंदगी अगर आप दुनियादारी के लिहाज़ से देखें, तो कोई बहुत शाहाना ज़िंदगी नहीं थी। ये और बात है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं, हमारे आका, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे सब कुछ वो हैं, और हम उनके कदमों की खाक हैं, और हमें फ़ख्र होगा अगर हमें आखिरत वाले दिन उनके कदमों की खाक बनना भी नसीब हो। लेकिन दुनियादारी के लिहाज से सोचें, तो अगर हम एक दुनियादार बन के देखें अपने आप को थोड़ा सा, तो हमें नजर आता है कि ये तमाम जो बड़ी शख्सियात हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं था कि ये मुसलसल कामयाबी की तरफ चलती चली गई हैं। तो अगर तो आपको मुसलसल कामयाबी मिल रही है, आपको दुनिया की हर चीज मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि शायद आप अल्लाह के उतने करीब नहीं हैं जितना कि होना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जो सही मानों में सही रास्ते पे होते हैं और कामयाब होते हैं, उन्हें अल्लाह ताला आसानी से कामयाबी नहीं देता। उन्हें अल्लाह ताला पूरा रगड़ा देता है। मेरे से भी ये हुआ है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, रगड़ा देता है, खूब उन्हें रगड़ता है, उन्हें कुंदन बनाता है, फिर उन्हें कामयाबियाँ देना शुरू करता है। तो एक तो ये है कि कामयाबी मुसलसल नहीं मिलती, जिससे मिलती है या तो अल्लाह उसे आज़मा रहा है, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा है कि अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और लेके भी आज़माता है। तो या तो अल्लाह उन्हें आज़मा रहा है, या फिर ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें छोड़ दिया है कि अभी दुनिया तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए नहीं हो। तो अगर तो आपको मुसलसल कामयाबी भी मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को हमेशा सही डायरेक्शन में रखें, हमेशा अल्लाह ताला के साथ रखने की कोशिश करें, हमेशा आजिज़ रखें। लेकिन अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो दुनिया है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपका एक लेसन होता है, आपको बताया जा रहा होता है
कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे करो। और जब आपका वहां से अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, फिर एक पॉइंट पे जाके आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो नाकामी होती है, ये बेसिकली नाकामी नहीं होती, ये तजर्बा होता है। ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं अल्लाह की तरफ से कि भाई अपने आप को चेंज करो, दाएं तरफ निकलो, तुम सीधे जा रहे हो, सीधे नहीं जाना, दाएं तरफ मुड़ो, बाएं तरफ मुड़ो। तो ये हर एक से होती है, मुझसे भी हुई है। अब मैं सीए, अगर मैं बहुत ज्यादा इसे एक्सपेंड करूँ अपनी जिंदगी पे, जिंदगी में हर जगह इंसान को नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैं इसे कन्फाइन करता हूँ सीए तक भी। तो सीए तक मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे फाउंडेशन 1-2 मैंने किया था, उसमें आइडियली तो 2 अटेम्प्ट्स में होना चाहिए था, लेकिन मैंने 4 में किया था। आई थिंक मैंने 4 में 2 अटेम्प्ट मेरी फालतू लगी थी। फिर प्रोफेशनल में भी मेरी फालतू अटेम्प्ट्स लगी थी। तो आइडियली मेरी 4 साल की आर्टिकल्स थी। अगर मैं मुसलसल बगैर किसी लॉस के आगे बढ़ता, तो मैं 4 साल के आर्टिकल्स में अपना सीए क्वालिफाई कर चुका होता, क्योंकि 4 साल के आर्टिकल शुरू होने से पहले मेरा फाउंडेशन हो चुका था। और 4 साल के आर्टिकल में मुझे सिर्फ करना था, फाइनल करना था, लेकिन वो नहीं हुआ और मुझे 4 की जगह तकरीबन 7.5-8 साल लग गए। मतलब मैंने उसके बाद जॉब भी नहीं की, 3-4 साल जॉब नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने जॉब कर ली तो मेरा सीए रह जाएगा। घर वाले थोड़ा सा नाराज भी थे कि यार तुम्हारी आर्टिकल कंप्लीट हो गई है, तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर वही बात कि जब 7.5-8 साल बाद सीए क्वालिफाई हुआ, फिर जॉब शुरू की, तो आज किसी को याद तक नहीं है कि मैंने 4 साल जॉब ही नहीं की थी। उस वक्त वाले साहब थोड़े परेशान भी थे कि ये क्या कर रहे हैं, इसे जॉब कर लेनी चाहिए, जॉब के साथ साथ पढ़ता रहे। लेकिन आज किसी को याद भी नहीं है। तो नाकामियां आती हैं, सीए में भी आई, जिंदगी में भी आई, हर जगह आई। फिर कामयाबी मिलती है तो सारी नाकामियों का जो बोझ है वो खत्म हो जाता है। सिर्फ एक चीज आप सबको मतलब इंश्योर करनी चाहिए कि नाकामियों से घबरा के या कामयाबियों के लालच में शॉर्टकट्स ना मारें, उस तरफ ना निकल जाएं जहां अल्लाह ताला की नाराजगी मोल ले लें, उस रास्ते पे ना चले जाएं जो कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन ज़िला तआला अन्हु, या हजरत अली रज़ी तआला अन्हु, या हमारे तमाम सहाबा किराम का रास्ता नहीं था। अपने आप को डिटरमिन रखें, अपना रास्ता बहुत क्लियर रखें कि ये मेरे डूज हैं और ये मेरे नॉट टू डूज हैं। ये मैंने किसी सूरत नहीं करने। कामयाबी मिलती है तब भी ठीक है, नहीं मिलती तब भी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं करने। जब आप ये सोच लेते हैं, फिर आपको पता होता है कि मेरी डायरेक्शन तो यही है, अब मैंने जो कुछ भी निकालना है इसी डायरेक्शन से निकालना है, डायरेक्शन तो मैं चेंज कर नहीं सकता। फिर आपके ज़हन में मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स आते हैं कि भाई अब इसी डायरेक्शन में रहते हुए अब ये एक्सपेरिमेंट कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ। और जब अल्लाह की मदद साथ होती है ना, तो साइकोलॉजिकली आप बड़े स्ट्रांग होते हैं। आपको लगता है कि भाई मैं नाकाम तो हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दूर नहीं हूँ। कोई कोई ना कोई जैकपॉट लगेगा, कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, मैं कामयाब होऊंगा, और हो जाते हैं। तो नाकामियां हमेशा होती हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि सीए में मैंने 4 साल के बजाय 8 साल लगा दिए। दुनिया में, ज़िंदगी में और भी नाकामियाँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के बावजूद मैं एक ऐसी पोज़ीशन पे हूँ कि मेरी फैमिली को भी मुझ पे फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी खुश हूँ और अपनी बिसात की हद तक अल्लाह ताला को भी अपने साथ रखने की कोशिश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है और नाकामियाँ आती हैं। इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। अच्छा सर, जी अब्दुल हाफिज़। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आप बड़े पुरुमीद थे कि नहीं यार, ये तो मैंने इसमें तो बहुत तीर मारा है और इसमें तो मैं नाकाम नहीं हो सकता, और उसमें आप नाकाम हो गए, तो उसके बाद आपने अपने आप को अच्छा, कैसे फिर मोटिवेट किया? अच्छा, ये अल्लाह ताला का मुझ पे एक बहुत ही एहसान रहा है कि मुझे ज़िंदगी में कोई एक भी ऐसा मौका याद नहीं आता जब मैं ये कहूँ कि जी मैं तो पास हो गया या मैं तो कामयाब हूँ और मैं फेल हो जाऊँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मेरी वालदा आज भी कहती हैं मेरे बारे में कि ये ऐसा था कि ये बेहतरीन पेपर भी करके आता था ना, तो आगे कहता था यार बस ठीक ही हुआ है। ये कभी खुल के नहीं बताता था क्या हुआ, और जब होता था तो पास हो जाता था। अब एक बार मुझे आज तक याद है, मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बडी है, नवीद उसका नाम है, और वो इस वक्त अमेरिका में बैठा है और बहुत ही नेक बच्चा है। बच्चा तो क्या मेरे जितना ही है, बहुत ही नेक इंसान है, मतलब बहुत मेहनती है। और मुझे याद है कि जब हम मैट्रिक में थे तो हमारे फैमिली टर्म्स थे, तो हम घूमते फिरते थे, तो मेरा उसके घर आना जाना था, उसका मेरे घर था। तो एक बार हम कोई पेपर दे के आए थे, मुझे याद नहीं कि स्कूल का पेपर था या पत्नी बोर्ड का पेपर था। तो वो भागा भागा मेरे घर आया, कहता अम्मी को मिला, कहता आंटी आंटी वो मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, यासर का ठीक नहीं हुआ, इसने फला फला गलत कर दिया है। अब अम्मी ने मुझसे भी पूछा था तो मैंने बता दिया था कि मैं खुल के कभी नहीं बताता था, मैं ये कहता था अच्छा नहीं हुआ। मतलब मेरी तसल्ली कभी नहीं होती थी। अच्छा जनाब, जब नंबर आए तो उसके नंबर कम और मेरे ज्यादा। अब वो परेशान था कि ये क्या हो गया। मुझे तो पता ही था कि मैंने तो जो किया वो तो किया, लेकिन उसने जो बात की थी वो पूरी नहीं हुई।
तो वो फिर आप थोड़ा सा वो परेशान था, मैं खुश था, लेकिन मतलब वो बचपन की बातें थी। बताने का मकसद ये है कि मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया और ये तो मैं फेल हो ही नहीं सकता, मैं फेल हो जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो मैंने सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि जो मेरे ज़हन में था कि मैंने यहाँ तक किया और यही होगा, तकरीबन वही रिजल्ट आया है। तो अल्लाह ताला ने मुझे कभी अनड्यू आज़माइश में कभी नहीं डाला। ऐसा नहीं किया कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और खुदा ना खास्ता मैं बीमार हो गया, मैं वहाँ जाके कंफ्यूज हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मतलब मैं मुझे एक भी वाकया याद नहीं आता और ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मुझ पे। अगर मैं फेल हुआ हूँ तो मैं अपनी गलतियों की वजह से फेल हुआ हूँ, अपनी सुस्ती की वजह से या अपनी गलत प्लानिंग की वजह से फेल हुआ हूँ या नाकाम हुआ हूँ। ऐसा अल्लाह ताला ने मुझे कभी आजमाइश में नहीं डाला कि मैंने बहुत अच्छा किया और मैं फेल हो गया। ऐसा मतलब मेरे जहन में कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा सर, चलें इसको अब ऐसे कर लेते हैं कि चलें अब ये आपने अब्दुल फेलियर देख लिया। अब आपको पता था कि आप शायद फेल हो जाएंगे, आपने इतना अच्छा पेपर नहीं दिया। अगली बार फिर कैसे मोटिवेट करते थे कि यार अब तो मैंने पास होना ही होना। अ, उसमें ऐसा था कि सीए की हद तक तो मेरी बहुत मोटिवेशन थी। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो बाकी ज़िंदगी में और सीए में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि सीए के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था। इतना मोटिवेटेड मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना था, ना कभी अब हूँ। इवन अभी भी मैं बहुत कुछ सोचता हूँ कि यार कोई बिजनेस किया जाए, कोई जॉब, कोई काम किया जाए, कोई प्रॉपर्टी का काम भी मैं शुरू करूँ, अपना घर बनाऊँ, कोई पैसे इकट्ठे करूँ, ये करूँ, वो करूँ। लेकिन वो मोटिवेशन बड़ी मतलब मैं थोड़ा सुस्त बन रहा हूँ। 4 दिन में बहुत खूब मेहनत करता हूँ, 5वें दिन मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ कि यार ये भी कोई काम है। एवं ही खामखा मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर मैं पीछे हटना शुरू हो जाता हूँ। अल्लाह ताला रिस्क दे रहा होता है, मुनासिब चीज़ें दे रहा होता है, मैं छोड़-छाड़ जाता हूँ। मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन सीए वाहिद एक अ, मेरा एरिया था ज़िंदगी का, एक ज़िंदगी का पीरियड था। मुझे आज तक याद है कि मैं बहुत ही डिटरमिन्ड था और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं सीए नहीं कर सकूँगा। तो अगर मैं सीए में फ़ेल होता था तो वही वाली बात कि मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि मैंने पेपर अच्छा नहीं किया। अगली बार मैं दोबारा इम्प्रूव करता था, मेहनत करता था और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ थी कि अगर एक बार मैं फ़ेल हुआ और मुझे पता है कि मैंने तैयारी सही नहीं की थी, तो अगली बार मैंने फिर तैयारी कुछ बेहतर की। ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही मेहनत नहीं की, मैंने तैयारी को बेहतर किया और जब मैंने तैयारी बेहतर की तो मुझे ज़्यादातर केसेज़ में मुझे पता चल गया कि बस मेरी तैयारी है, पेपर हो गया है, अब जो पास हो जाएगा वो पास हो गया। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनाब मैंने तैयारी की और मैं फेल हुआ हूँ या एक बार मैं अगर फेल हो गया हूँ तो दोबारा भी मतलब मैंने तैयारी भी की और मैं फेल हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं दोबारा अपने आप को मोटिवेट इसी तरह करता था कि भाई तुम्हारा जान नहीं छूटनी, सीए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो जो लोग कहते हैं ना सीए हो गया तो जॉब कर लो, जॉब मैंने की नहीं 2 साल, वो भी घर वालों की भी बातें सुनी, दोस्तों की बातें सुनी, वो भी बदनाम तो हो गया। तो मैं अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करता था कि भाई तुम बदनाम तो हो ही गए हो और अगर अभी तुम फिर बातों में आके या ढीले हो गए, तुमने सीए छोड़ दिया तो तुम्हारी तो सारी जिंदगी रुल जाएगी। तुम सिर्फ सीए इंटर हो गए और सारी जिंदगी एफर्ट करते रहोगे तो यही टाइम है। और ये मोटिवेशन होती थी, मैं दोबारा पढ़ता था, दोबारा किताबें खोलता था और बस फिर मैं पूरी कोशिश करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब तैयारी अच्छी होती थी तो फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं फेल हुआ। तो इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा कि बीकॉम में भी मैं एक बार फेल हो गया, मतलब बीकॉम में भी मैंने बहुत ईजी लिया। अब वो एक पेपर मेरा फेल हो गया और वो था भी थ्योरी का पेपर। अब बीकॉम में फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली आज भी शायद ऐसा उस वक्त ये होता था कि मुख्तलिफ थ्योरी के पेपर थे, उनके अंदर 25 क्वेश्चन टोटल पूरे सिलेबस के होते थे जो आपको फोटो कॉपियर से मिल जाते थे। मतलब कह लें कि 5-5 6-6 पेजेस का एक क्वेश्चन होता था, तो 6 पेजेस इंटू 25 क्वेश्चन, तो ये कोई 125 150 पेज होता था जो आपने रटना होता था। एग्जैक्टली उन 25 में से 5 क्वेश्चन आया करते थे, 5 या 6 क्वेश्चन आते थे। मतलब ये भी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की एजुकेशनल सिस्टम में और खासतौर पे गवर्नमेंट सिस्टम में कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे। तो जिसने वो 25 क्वेश्चन रट लिए उसमें से 5 आने हैं। मैं उसमें भी फेल हो गया क्योंकि मैंने रटा नहीं लगाया। फिर मैंने सोचा कि भाई पास तो करना है, वो मैंने वो 25 क्वेश्चन इकट्ठे किए। अब मैंने सोचा कि इन्हें खूब रगड़ा देना है, इतना कि इसमें से बिल्कुल मुझे कोई भूले ही ना। सख्त गर्मियों के दिन थे, मुझे याद है जड़ावाला की गर्मी भी ज्यादा होती है, आप लोगों को शायद अंदाजा होगा, फैसलाबाद निस्बतन गर्म इलाके है इस्लामाबाद वगैरह की निस्बत। सख्त गर्मी के दिन थे, नीचे मैं पंखे के नीचे बैठ के पढ़ता था तो 10 मिनट बाद मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी और मैं सो जाता था, पढ़ा ही नहीं जाता था। गर्मियों के दिन और पंखा चल रहा हो तो कहाँ आपकी आंख खुली रहती है। तो मैंने फिर ये सोचा मैं ऊपर छत पे चला जाता था। छत पे वो छोटी सी मतलब वो जो बाहर छज्जा सा निकला होता है छत के ऊपर पानी की टैंकी के साथ, उसके नीचे मुश्किल से आप कह लें कि 2-2.5 फुट की छांव होती थी। लंबी छांव थी, कोई 10 फुट लंबी कह लें आप और 2-2.5 फुट उसकी चौड़ाई, बाकी सारी छत पे धूप ही धूप और सख्त गर्मी। मैं ऊपर जाके कमीज उतार देता था, सिर्फ शलवार और मतलब ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फारिग और नीचे शलवार
और हाथ में नोट्स पकड़े हैं, वो जो छज्जे के नीचे जो छाँव है उसमें 10 फुट में इधर से इधर मैं वॉक कर रहा हूँ और साथ में याद कर रहा हूँ, फिर याद कर रहा हूँ, फिर लिख के देख रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन मैंने कुछ 6-6 बार लिख के देखा, तो वो तो बिल्कुल हिफ्ज़ हो गया था। तो वो कमिटमेंट ऐसी ज़रूर थी कि यार बीकॉम करना ही करना है, इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर सीए करना ही करना है। तो मतलब ये नहीं है कि सीए छोड़ दूँ तो एमबीए कर लूँगा, जैसे बच्चे करते हैं, सीए नहीं हुआ तो एमबीए कर लूँगा, तो ये कर लूँगा। 1 सेकंड के लिए मैंने कभी नहीं सोचा। तो जो कमिटमेंट आप कह रहे हैं ना, वो सीए में तो डेफिनिटली अल्हम्दुलिल्लाह थी और इसी वजह से सीए हो गया। और बाकी ज़िंदगी में मेरी कमिटमेंट ऐसा कोई भी नहीं है, अगर होती तो शायद आज मैं आपको शायद प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ दिखाई देता। लेकिन वो कमिटमेंट नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो इस वजह से बस वो बहुत अच्छी गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन आप ये कहें कि मैंने कोई बहुत आउट क्लास किस्म की परफ़ॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जी, ये तो सर फिर और आपकी हाफ़िज़। तरफ से आप कह लें कि अंडरस्टेटमेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सीए करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा सर, मेंटोर की बात करेंगे। जब जी, आप जैसे मैं असेस कर रहा हूँ कि आपने अपनी जो लाइफ बताई उसमें आप अपने मेंटोर खुद ही थे कि जो चीज़ों को रीअसेस करने। जी। लेकिन वैसे कोई इंसान जिससे इंस्पिरेशन लेता है कि यार ये शख्स है, मैंने इसको देख के मैं फॉलो करता हूँ, तो ऐसा कोई मेंटोर रहा आपकी लाइफ में? अच्छा नहीं, इसमें अगर मैं बहुत फ्रैंकली और ओपनली बात करूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उन लोगों में से हूँ जो थोड़ा-सा खुद पसंद होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ। इवन वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है, सवाए मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सारे सहाबाए कराम थे, हम तो उनके पाँव की खाक हैं, तो हम तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, सवाए उनके। मतलब मैं थोड़ा-सा इतना खुद पसंद हूँ कि मैं अपने बारे में मुझे लगता है कि मैं शायद चाहूँ तो मैं अल्लाह ताला के करम से सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इवन मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। वो सिर्फ़ अल्लाह का एहसान चाहिए। ये जो खुद पसंदी है ना, इसने मुझे वैसे जनरली कभी किसी को अपना मेंटोर बनने नहीं दिया। मतलब ये आप फॉर्च्यूनेट कह लें या अनफॉर्च्यूनेट कह लें, और ये फैक्ट है, कोई इसे अच्छा समझे या बुरा समझे। मैंने किसी को अपना मेंटोर बनने नहीं दिया और मैं लोगों को असेस करता रहता हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं किसी एक एस्पेक्ट में और मुझे पसंद आते हैं, मैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स में मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं उन्हें बिल्कुल डिनाई भी करता हूँ, बल्कि तनकीद भी करता हूँ। आप तो बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर आप मेरी फ़ेसबुक देखते हैं कि मैं कितनी सख्त किस्म की क्रिटिसिज़्म भी कर जाता हूँ लोगों पे, सब पे ही कर जाता हूँ। तो ये एक अनफॉर्चुनेट कह लें या फॉर्चुनेट के इस वजह से मैंने प्योरली किसी को अपना मेंटोर नहीं बनाया, सिवाय अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं वैसे फ्रैंकली मैं कहता हूँ कि हम बात ही करते हैं कि हमने उन्हें अपना आका और अपना पीर बनाया, हम अमल तो करते नहीं है उनकी बातों पे, लेकिन बहरहाल उनका एक रिगार्ड है, उनका एक इश्क है जो हमें है, तो यही हमारा फ़ख्र है। तो हमें ये कहते रहना चाहिए कि शायद कभी हम गुनहगार भी उनके सही पैरोकार बन जाएँ। अदरवाइज़ ये है कि वो आपकी बात का जवाब ये है कि मुझे कोई ऐसा एक बंदा नहीं नज़र आता जिसे मैंने आप ये कहें कि मैंने फुली अपनी ज़िंदगी में अपना मेंटोर बनाया हो। सही। जी, अच्छा खुदा सर, थैंक हाफ़िज़। यू। अगर अब सीए की एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की तरफ आ जाएँ, तो सर बैलेंस पढ़ाई के साथ बाकी चीज़ों में कोई बैलेंस था, या जब आप पढ़ते थे तो बस फिर जैसे आप बता रहे हैं कि आप छत पे जाके बैठ जाते थे, फिर आप कंटिन्यूअस चक्कर लगा-लगा के अपने, तो बैलेंस कैसे मेंटेन करते थे पढ़ाई में और बाकी एक्टिविटीज़ में? आप जैसे का प्रोफेशनल हॉकी भी खेलते रहे हैं, तो क्या वो भी चलती रही सीए के साथ-साथ? हुँ। नहीं, वो फिर देखिए बैलेंस उस तरह तो मैंने नहीं किया। अब ये कहें कि मैंने सारी ज़िंदगी के सारे काम हमेशा करता रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ और ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। तो बैलेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि एक ही वक़्त में आप सारे काम कर रहे हो। बैलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि 1 साल आपने टिका के एक काम किया, उसके बाद वो काम हो गया तो फिर आपने नॉर्मल लाइफ़ में वापस आ गए, 3-4 साल गुज़ारे, फिर आपने कोई डिग्री शुरू की या कोई काम शुरू किया, फिर आपने 6 महीने दिन-रात एक किया और फिर जब ठीक हुआ तो आप वापस आए अपनी रूटीन में, तो ये चलता है। अब आप ये कहें कि इतना बैलेंस कि आप सारे काम एक साथ कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम देखे हैं, कि जो एक वक़्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारे कामों को बैलेंस कर रहे हो, तो मुश्किल होता है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने जो हॉकी खेली है, वो एफएससी तक खेली है। फिर जब एफएससी में प्रेशर आया, फिर बीकॉम में फैसलाबाद जाना शुरू किया, तो हॉकी छूट गई। उसके बाद फिर आज तक मैंने हॉकी नहीं खेली। फिर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लेते थे कभी-कभार, तवज्जो से अपनी थी एजुकेशन पे ज़्यादा थी। फिर मैंने आपको बताया कि हम छोटे शहर के थे, तो आजकल के बच्चे तो मरी चले गए और कभी स्वात चले गए, नारायण चले गए, चलता रहता है। दोस्त भी जाते रहते हैं। आप बिलीव करें कि मैं पहली बार जो घर से निकला था, वो मैट्रिक के बाद निकला था। इवन मैं लाहौर भी शायद 8वीं क्लास से पहले अकेला दोस्तों के साथ नहीं गया था।
8वीं बल्कि 9वीं 10वीं क्लास में मैं गया था, वो भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी कि सुबह जाके वापस आ जाओ शाम को। और नारायण और ये दूर के टूर तो मतलब आप ये कहें कि सही मानों में जो मैंने किए हैं, वो तो मैंने सीए के आर्टिकल्स के दौरान हमारी सीए के फर्म जो थी उसके टूर गए, तो पहली बार मैं नारायण गया था या स्वाद गया था। उससे पहले तो मेरे वालिद ने ये भी एनकरेज नहीं किया कि तुम निकला करो कोई नारायण जाओ, कगान जाओ, ऐसी चीज़ नहीं थी। तो अपना शहर होता था, अपने दोस्त होते थे, और अपनी वो मुनासिब हद तक होती थी अपनी गेम्स होती थी, और गेम्स के साथ मतलब वो रूटीन की एक्टिविटीज थी, तो बहुत ज़्यादा हम पूरा एक्टिव किस्म के लोग नहीं थे। इस वजह से भी शायद हम ज़्यादा काम कर गए। तो मैंने जो बैलेंस मेंटेन करना शुरू किया, या जो है मैंने ज़्यादा एक्टिविटीज शुरू की, वो बेसिकली मैंने सीए के बाद ही की है। तो उस वक्त तक सीए तकरीबन मैं कर चुका था। सीए के दौरान मेरी ज़्यादा तवज्जो एजुकेशन पे थी। बाकी रूटीन की एक्टिविटी तो सभी चल रही होती थी, लेकिन अब ये कहें कि बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही थी, वो ऐसे वो नहीं थी। तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सीए में अगर आप ये कहते हैं कि मैं दिन रात पढ़ रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सीए में जो मैंने मैक्सिमम पढ़ा है एक दिन में, आप ये कह सकते हैं कि 3 से 4 घंटे पढ़ा मैक्सिमम। सीए में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। सीए में ये मैटर कर रहा है कि आप कितनी प्लानिंग से पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है। और ये मैटर करता है कि कितना रेगुलर पढ़ रहे हैं। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और आप एक दिन में 2-3 घंटे भी पढ़ लेते हैं, इट्स मोर देन एनफ। अगर आप प्लानिंग से पढ़ रहे हैं, रट्टा नहीं लगा रहे, चीजों को समझ रहे हैं, और आपके सामने 20 क्वेश्चन है, तो आप सोच रहे हैं कि 20 में से कितने क्वेश्चन करूं। 20 के 20 क्वेश्चन करना भी बेवकूफ़ी होती है। आप ये प्लान करेंगे 20 में से ये जो 6 क्वेश्चन है, ये कोर क्वेश्चन है, मैंने ये करने हैं। पहले आप वो 6 क्वेश्चन करें और पेपर दें, पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली बार 6 में 4 क्वेश्चन और ऐड कर लें। तो ये प्लानिंग होती है। अगर आप ये कहेंगे मैं पूरी किताब ही पढ़ लेनी है, रट लेनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं और दिन रात पढ़ना है, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे भी सीए नहीं होता। तो बैलेंस मेंटेन हो जाता है खुद से ही। बस ये है कि आप अपना प्लान सही रखें और अपनी डायरेक्शन सही रखें, तो बाकी रूटीन की एक्टिविटीज चलती रहती हैं। मैं उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता कि सारी सारी रात पढ़ा जाए, या ये कि एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ा जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है आम बंदे के लिए, और ना करना चाहिए। सिर्फ एक आप करें रेगुलर पढ़ें, और दूसरा प्लानिंग से पढ़ें, तो ये कोई मसला नहीं है। सही सर, यहाँ पर मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछना चाहें डायरेक्टली, तो वो जी प्लीज। उनको हम वेलकम करेंगे कि वो पूछ लें, ताकि जी उनकी गाइडेंस जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो हासिल हो जाए। हम्म। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब्दुल हाफिज साहब, आपने वही कहा, जो डिफीट की आपने बात की थी, कभी आपको फेलियर हुआ हो तो आपने कैसे आपने कम बैक किया। तो इत्तेफाक से मेरा बड़ा अच्छा हमारा स्टूडेंट रहा है यहीं पे पैक में, इस्लामाबाद में, शर्जील कबर। शायद वो सुन रहा हो, या शायद उसके जानने वाले कोई सुन रहे हो। कल परसों उसने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने उस बच्चे को शाबाश भी दी थी। मैं वो यहाँ ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को आइडिया हो कि फेलियर और सक्सेस होती क्या है। मेरे ख्याल में शर्जील ने लिखा था, यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ, बट नेवर लेट योरसेल्फ बी डिफीटेड। उसने कहा कि आप जिंदगी में बहुत सी फेलियर्स देखेंगे, डिफीट देखेंगे, लेकिन अपने आप को डिफीट होने ना दें। तो यही आपका थीम होना चाहिए कि जिंदगी में शिकस्त आती है, अल्लाह ताला की तरफ से भी आती है, दुनिया आपको नहीं चलने देती है, आपकी लेग पुलिंग करती है। आप अकेले हैं, लोग 10 हैं, वो 10 डोमिनेट कर जाते हैं आप पे, तो आपको बजाय डिफीट होती है, वो तो हो गई। लेकिन अपने आप को ये फीलिंग कभी ना आने दें कि मैं हार गया, दोबारा खड़े हो, आपके मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया है, या मेरे असूल नहीं हारे, मैं हारा हूं, मेरे प्रिंसिपल नहीं हारे। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर आप विन कर ही जाएंगे। डिफीटेड फील ना करें, डिफीट होती भी है तो ये मुझे चीज उसकी बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था। और मैं चाह रहा था कि मैं ये अपने सारे जो बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे शेयर करूं। जी, अब आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। जी, तो अभी कोई स्टूडेंट्स में से अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से, तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि जितने क्वेश्चंस मेरे पास थे वो मैंने तकरीबन सारे पूछ लिए हैं, इसलिए आप लोग अब वेलकम हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें सर की लाइफ के हवाले से, सर की जो उन्होंने पिलर्स बनाए अपनी क्लाइम करते हुए, उससे हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं।
सर इट सीम्स के क्वेश्चंस हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की तरफ से तो नहीं है, तो जी फेसबुक पे भी कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपका सब्जेक्ट है बी लॉ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जी पास हो सकता है? इस बारे में थोड़ा सा जनरली बता दें। देखिए, अगर आई कैप में कुछ पेपर रखे हैं और उनके लिए 6 महीने का टाइम रखा है, तो ये तो सोचना ही फजूल है कि ये पहली अटेम्प्ट में पास नहीं हो सकता। मेरे ख्याल सिलेबस में कहीं नहीं लिखा कि आपको कम से कम 2 बार ये पेपर पढ़ना है तभी आप पास करेंगे। तो पास होता है और बहुत ज़्यादा पास होता है। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ 2-3 आती हैं जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। एक तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि वो पूछना क्या चाह रहा है, पूछ कुछ रहा होता है, जवाब आप कुछ दे रहे होते हैं। आई बी लॉ में छोटे छोटे इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि वो इतने रिजेंबलिंग पॉइंट्स होते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना कि वो पूछना क्या चाह रहा है बड़ी एक ट्रिकी चीज होती है। तो अगर आपका डीप स्टडी है तो आपको समझ आ जाती है कि वो पूछना क्या चाह रहा है और आपने क्या जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज पूछना है जिसका आपके पास जवाब तो मौजूद है, जनरल नॉलेज या एक कॉमन सेंस में जवाब है, अब आप अपने हिसाब से जवाब देते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। ऑल्दो वो ठीक भी हो जवाब, आपको रेफर करना पड़ता है कि बी लॉ में इस सिलसिले में लॉ में क्या लिखा गया है। लॉ में हर चीज को एक्सप्लेन करने में 2-3-4 पॉइंट्स लॉ ने मेंशन किए होते हैं कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। उन्हीं अल्फाज को अगर आपने अपनी कहानी बना के लिख दिया तो वो बात नहीं बनती। आपने बताना होता है कि लॉ में 4 पॉइंट्स हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और फिर नीचे आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें। अगर आप जनरलाइज कर देंगे कि जनाब इस काम में भाई ये इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तो फिर एग्जामिनर को पसंद नहीं आता। तो एक तो बात ये है कि पहले आप ये समझें कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, और वो आपको उसी वक्त समझ आएगी जब आपने थोरो स्टडी की होगी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी की होगी। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप समझ लेते हैं कि फिर आपको ये याद नहीं होता कि लॉ में इसमें कितने पॉइंट्स लिखे थे, 2 थे कि 3 थे कि 4 थे, और कौन कौन से एस्पेक्ट लिखे थे, आप उसे मिक्स कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, वो आपको क्लियर करना चाहिए। और तीसरा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो मुनासिब सी होनी चाहिए कि आप उसे बताएं कि ये जो सिनेरियो आपने दिया है इसमें ये प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल में लॉ में ये वाला जो एरिया है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, और उस एरिया में लॉ ने लिखा है कि इसमें इन 3 चीजों का ख्याल रखना है। लिहाजा अगर इन 3 चीजों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये 2 चीजें पूरी हो रही हैं, एक पूरी नहीं हो रही, लिहाजा मेरा ये कंक्लूजन है। तो इस तरह कहानी बना के जब आप लिखेंगे और लॉ को रेफर कर देंगे, मगर लॉ रेफर करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ये लिखेंगे कि किस सेक्शन में क्या लिखा है या सेक्शन नंबर लिखें। आप सिंपली ये लिखें कि इस सिनेरियो में लॉ ने 3 मेन चीजें बताई हैं या 3 मेन पॉइंट्स बताए हैं, उन्हें मेंशन करें और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन दे दें। तो मेरा ख्याल है सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फेल हो जाए। यहाँ पे बेसिकली आप चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, आप बहुत ही जनरल टर्म में उसे एक्सप्लेन करते हैं, आप लॉ को डायरेक्टली रेफर नहीं करते, आप ये नहीं बताते कि इस एस्पेक्ट में लॉ ने क्या क्या कहा है, तो फिर आप रह जाते हैं। तो ये बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर हो, जैसे मैंने बताई है, क्वेश्चन को सही सेंस में समझें और उसका लॉ को रेफर करते हुए जवाब दें। तो मेरा ख्याल है सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फेल हो जाए। और यही 3-4 मसले हैं, इसके अलावा कोई मसला नहीं है लॉ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा इसी हवाले से मैं ऐड करता चलूँ कि इस हवाले से एक्सक्लूसिवली सर ने एक सेशन भी कंडक्ट किया है कि बी लॉ के फेलियर्स क्यों होते हैं और वो पास कैसे किए जा सकते हैं। और अभी कमिंग फ्यूचर में हम फिर एक सेशन सर के साथ करेंगे, जो सर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बिजनेस लॉ, ऑडिट, और जिन जिन सब्जेक्ट्स में सर की एक्सपर्टीज हैं उन हवाले से हम सर को मदऊ करेंगे। और फिर वो उनके साथ पूरा डिस्कशन होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को फोकस करना ज़रूरी है, कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन होगा जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, और ये भी लॉ के हवाले से जो डिटेल्स हैं ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करके देख सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी हम अपने फेसबुक पे शामिल कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल की। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। ओके सर, अभी लाइव कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो फिर मेरा ख्याल है हम इस सेशन को अभी कंक्लूड करते हैं। ठीक और है। हम वेलकम करते हैं अगर कोई बाद में भी, क्योंकि ये सेशन हमारा हमारे पेज पे अवेलेबल होगा, तो उसमें कोई क्वेश्चन आप कमेंट्स में ऐड कर देंगे इस सेशन को सुनने के बाद, तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर उन क्वेश्चंस का वो जवाब आपको दे देंगे, या वो सर खुद दे देंगे, या फिर पैक का ऑफिशियल पेज आपको उन क्वेश्चंस के जवाब सर से पूछ के दे देगा। यही हमारा सेशन जो है ये यूट्यूब पे चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा, और उसका लिंक हमारे ट्विटर के चैनल पे, लिंक्डइन के चैनल पे, जो जो प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं सब पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उधर भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं।
तो यहाँ पर हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि सर ने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से, क्योंकि सर की थ्रू आउट क्लासेस चल रही होती हैं, उसमें से ये टाइम स्लॉट सर ने हमें दिया और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, जो कि हम सुनना चाह रहे थे कि देखें तो सही कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता कैसे है और वो होता कैसा है। तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। और यहाँ पर हम आप सब लोगों से भी थैंक यू कहेंगे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरी डिटेल्स को सुना। तो आप सब लोगों का भी थैंक यू। इंशाल्लाह फिर दोबारा कुछ ही दिनों बाद हम एक और सेशन के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू अगेन सर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।